नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल तक हमने 27 क्वेश्चन तक तो डिस्कस कर लिए थे। और आज का जो पहला सवाल कह रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, ये मुख्य रणनीति क्या थी इसमें। तो जो 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, इसकी जो मुख्य रणनीति थी, इसमें आपके उदारीकरण को अपनाया गया था, निजीकरण को अपनाया गया था और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण या इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है। तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण अपनाया गया था, इसमें जो आपका जो 1991 तक या 1991 तक जो लाइसेंस राज था, उसको थोड़ा आसान, सिंपल और यूं बोले कि थोड़ा कम कर दिया गया था। और औद्योगिक लाइसेंस की नीति और वास्तविक बदलाव के साथ इसको शुरू किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। जून 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के सत्ता ग्रहण करने के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। और ये आपके 24 जुलाई 1991 को हुआ था। और ये डेट भी आप ध्यान रखना, जुलाई के महीने में हुआ था। और जो 24 जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की हुई थी, इस नीति के तहत आपके जो 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग जो थे, इसमें लाइसेंस को मुक्त कर दिया गया था, या लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया था, इसको आसान कर दिया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति दो घटकों, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में जो अपनाई गई जो नई नई आर्थिक नीति, इसमें जो दो घटक थे, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन, इसके विषय में जो सही कथन है, ये कह रहा है कि जो संरचनात्मक समायोजन जो था, ये आपका क्रमिक और बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण में आपका त्वरित अनुकूलन प्रक्रम से अपनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो क्रियात्मक पहलू थे। एक था आपका स्थिरीकरण, दूसरा आपका संरचनात्मक समायोजन। स्थिरीकरण में आपके अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें आपके मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, राजकोषीय समायोजन और भुगतान संतुलन क्षेत्र इसमें शामिल थे। वहीं आपकी जो संरचनात्मक समायोजन अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समायोजन अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष के प्रबंधन से संबंधित था, जिसमें आपके व्यापार और पूंजी प्रवाह में सुधार से संबंधित था। और औद्योगिक नियंत्रण इसमें था, विनिवेश और वित्तीय क्षेत्र सुधार इसमें शामिल थे। स्तरीकरण और संरचनात्मक समायोजन एक दूसरे के पूरक हैं। और यह संरचनात्मक समायोजन पूर्ति पक्ष से संबंधित है पूर्ति पक्ष से संबंधित होने के कारण स्थिरीकरण की अपेक्षा अधिक समय लेता है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत या भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है, या पाइनियर किसको माना जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण के जो अग्रदूत माना जाता है, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में को माना जाता है। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। और इसलिए इन्होंने आपके भारतीय उदारीकरण नीति को अपनाया था, इसलिए इनको उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का एक कारण है। तो भारत में जो की व्यावसायिक संरचना वर्षों के बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का जो सबसे प्रमुख कारण है, इसमें एक निवेश का प्रतिमान जो है, ये आपके पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। आज़ादी के आज़ादी के बाद जीडीपी में कई गुना वृद्धि हुई है। और जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का योगदान में बड़े स्तर पर परिवर्तन के बावजूद भी भारत की जो व्यावसायिक संरचना आज भी कमोबेश स्थिर बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा की तरफ उन्मुख रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप का अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं, या रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। तो जो किसानों को अपनी फसल काटना जो है, ये आपके रियल सेक्टर का उदाहरण है, या उसका निर्माण करते हैं, या उसका क्षेत्र है। कपड़ा मिलों का कच्चा कपास को कपड़ा में बदलना, ये भी आपके रियल सेक्टर का उदाहरण है। और जो किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यापारी कंपनी की धनराशि उधार देना, तो ये आपके रियल सेक्टर का उदाहरण नहीं, बल्कि आपके वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। और
किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के ब्रांड जारी करना, ये भी आपके विनिवेश वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें जो पहला दूसरा कथन ठीक है, तीसरा और चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र या रियल सेक्टर से तात्पर्य आपके फर्मों और घरों, वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन में लगी अन्य एजेंसियों से है, जबकि वित्तीय क्षेत्र से तात्पर्य धन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गतिमान करने से है। तो किसानों द्वारा अपनी फसल काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना वास्तविक क्षेत्र से संबंधित है, जबकि किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यावसायिक कंपनी को धनराशि उधार देना, किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य ब्रांड जारी करना, ये वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो पूंजी का संचय या तकनीक सुधार होना, ये आपके आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। जनसंख्या में परिवर्तन भी होना भी आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन भी जो है ये आपके आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। लेकिन तकनीकी विद और नौकरशाह जो है ये आपके आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं माना जा सकता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन और विशेषकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकीविद और नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में कौन एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो जो वास्तविक जब आपके वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होगी, तो ये आपके आर्थिक वृद्धि का एक अच्छा परिचायक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो, तो कहा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। परंतु आर्थिक समृद्धि की माप के लिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में इस सुस्थिर वृद्धि को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो आर्थिक विकास का जो सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जाता है, आपके जो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से मापा जा सकता है, या आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? तो किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि में सर्वाधिक जो उपयुक्त मापन माना जाता है, ये आपका प्रति व्यक्ति उत्पादन माना जाता है, प्रति व्यक्ति उत्पाद माना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। अगला सवाल कह रहा है कि किसी देश के जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। तो किसी देश का जो जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, ये आपके उसके वहाँ के प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबिंबित होता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं है। यदि तो निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक की जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं है करती, यदि आपके निर्धनता और बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है, तो ये आपके आर्थिक वृद्धि का संकेत नहीं माना जा सकता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जीएनपी और प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि को आमतौर पर ग्रोथ से जोड़कर देखा जाता है, परंतु आर्थिक विकास या डेवलपमेंट को सही तस्वीर तब तक प्रस्तुत नहीं करता है जब तक इसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर सकारात्मक रूप से न पड़े। यदि जीएनपी अथवा प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ रही है, तो इसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में आय का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास हो रहा है। इस अर्थव्यवस्था में उच्च आर्थिक विकास नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है। अगला सवाल कह रहा है कि
अगला सवाल कह रहा है कि करंट प्राइस पर कैपिटल इनकम की ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में जो ध्यान रखा जाता है, ये आपके मूल्य स्तर में वृद्धि की दर का ध्यान रखा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मूल्य स्तर की वृद्धि दर को घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा। यह अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि 1968-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। तो 1967 और 68 में जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था, तो ये सबसे पहले आपके दादा भाई नौरोजी ने बताया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। अगला सवाल कह रहा है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित किसे नियुक्त किया गया था। तो 1949 में जो भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल इनकम कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये आपके पीसी मालोनोबिस को बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष को पीसी मालोनोबिस थे, और डॉक्टर डी आर गडगिल और बी के आर वी राव इसके सदस्य थे। तो पूछ सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो पीसी मालनोबिस और इसके जो दो अन्य सदस्य थे, गाडगिल और आर वी राव। अगला सवाल कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो सबसे पहले भारत में जो वैज्ञानिक विधि से जो नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी, ये आपके बी के आर वी राव के द्वारा की गई थी। इस वैज्ञानिक तरीके से जो की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहले प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, और ये प्रयास आपके 1867-68 में किया गया था। जबकि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से जो अनुमान लगाया था, ये आपके बी के आर वी राव के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है, ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ के द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आय जैसे जैसे शुद्ध राष्ट्रीय आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि के ताजा अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा तैयार जारी किए जाते हैं। और यह कार्यालय सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, और 2019 में सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ को भी लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना गया है। इससे पहले राष्ट्रीय आय का जो आंकड़े जारी किए जाते थे या इनके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, आपके सीएसओ द्वारा जारी किया जाता था। उल्लेखनीय कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 1951 में किया गया था। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया जाता है, ये आपके एनएसओ के द्वारा लगाया जाता है, और 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर आपके एन सीएसओ और एनएसओ को मिलाकर एनएसओ की स्थापना की गई थी। और जो सीएसओ है, इसका जो गठन किया गया था, आपके 1951 में किया गया था। ये चार बातें आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन सा कार्यालय संस्थान जारी करता है। तो भारत में नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, आपके एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं, और एनएसओ के इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो आकलन किया जाता है, ये आपके एनएसओ के द्वारा किया जाता है, और एनएसओ इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से इसमें स्टार बना हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो करता है, आपका फिर एनएसओ करता है, और एनएसओ को फिर भी इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इस वजह से यहाँ भी स्टार बना हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। इन केंद्रीय
एनएसओ के द्वारा की जाती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा की जाती है। और एनएसओ की कहीं भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इस वजह से जो यहाँ में भी स्टार बना हुआ है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो भारत में जो पूंजी निर्माण का एकत्र करने का जो काम करता है आपका आरबीआई और प्लस एनएसओ के द्वारा पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और इसमें कहीं भी आरबीआई और एनएसओ का नाम नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, इस वजह से इसमें भी स्टार बना हुआ है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े आपके आरबीआई और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा किया जाता है, और इससे पहले आपके सीएसओ के द्वारा जारी किए जाते थे। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय में जो लेखांकन में जो आधार वर्ष का जो अर्थ है, ये आपके जिस साल आपकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, उसको लिए आपके आधार वर्ष माना जाता है। या जिस साल कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, उसको आपके आधार वर्ष माना जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक सहकारी बही खाता पद्धति है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधि को मापता है। आधार वर्ष एक बेंचमार्क है जिसके संदर्भ में सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण जैसे राष्ट्रीय खाते के आंकड़े की गणना किसी निश्चित में की जाती है। वर्तमान में आपके राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष जो है ये आपका 2011-12 है। उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक श्रृंखला जारी करने इस पर इस प्रकार है। जीडीपी की नई श्रृंखला का जो आधार वर्ष होगा ये आपका 2022-23 है। तो ध्यान रखना, जो अभी नया आधार वर्ष होगा ये आपका 2022-23 है, और ये आपके फरवरी 2026 से इसकी शुरुआत हो गई है। और सीपीआई का जो नया आधार वर्ष है ये आपका 2024 है, और जो आईआईपी का जो नया आधार वर्ष है ये आपका 2022-23 है। तो यहाँ से दो चार क्वेश्चन आपसे किसी भी टाइम पूछे जा सकते हैं कि जीडीपी का जो नया आधार वर्ष कौन सा है, तो 2022-23 ध्यान रखना। और 2011-12 से हटाकर 2022-23 हो गया है। और सीपीआई का नया आधार वर्ष कौन सा है, 2024। और आईआईपी का जो नया आधार वर्ष है ये आपका 2022-23 है। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के मापन में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया था? तो ये आपके 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उस समय जो आधार वर्ष की गणना और आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु 2004-5 के स्थान पर 2011-12 किया गया था, और इसके आधार वर्ष के स्थान तथा जीडीपी के स्थान पर आपकी जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड की गणना की जाने लगी थी। और आधार वर्ष की गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया था। और अभी जो नया आधार वर्ष है आपका 2023-24 है, ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि नई जीडीपी आंकड़े के आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर बदलकर क्या किया गया था? तो जो 2004-5 में जो आधार वर्ष चेंज करके आपके 2011-12 किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में स्थिर मूल्यों में सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन में वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है? तो वर्तमान में जो आधार वर्ष है इसमें ये पुराना 2009 में पूछा गया सवाल, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान में जो नया आधार वर्ष तो आप 2011-12 था, जिसको आप चेंज करने के लिए आपके 22-23 ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए कौन सा सही आधार वर्ष है? तो भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए जो आधार वर्ष था ये आपका 2011-12 है। तो इसमें 2011 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसमें स्टार बना हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी 1991 में जारी की गई नई जीडीपी श्रृंखला निम्नलिखित में से किस एक वर्ष आधार वर्ष कीमत के संदर्भ में सही है? तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो 1991 में जो श्रृंखला जारी की थी, इसका जो आधार वर्ष था ये आपका 1993-94 था। तो ये भी आप क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, आपको नया आधार वर्ष ध्यान रखना है। तो जो नया आधार वर्ष 2011-12 है।